हेलो पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स, तो क्या हाल है आप सभी के। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मास्टर्स का एग्जाम हो चुका होगा और अभी इसी दुविधा में होंगे कि प्रिपरेशन तो करनी है यूजीसी नेट की, या यूजीसी नेट की नहीं तो बहुत सारी आगे स्कोप के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान होंगे। बट जो यूजीसी को टारगेट कर रहे हैं, हो सकता है कि नाम तो सुना होगा उन्होंने कि यूजीसी नेट कुछ तो किसी तो उड़ती चिड़िया का नाम है, और उसके लिए सिलेबस क्या रहेगा, पैटर्न क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स अभी जैसे स्टूडेंट्स का एग्जाम हुआ, वीडियोस उनके नीचे कमेंट्स हम पढ़ भी रहे हैं कि कहाँ से प्रिपरेशन करें, कहाँ से सिलेबस आता है, कौन सी ऐसी चीजें जो कवर करनी है, स्ट्रैटेजी क्या रखे ताकि दिसंबर में, बिकॉज आई नो जिन स्टूडेंट्स का अभी तक ड्यूरिंग मास्टर्स एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, दिल बी टेकिंग अ ब्रेक ऑफ दिस 6 मंथ्स, ठीक है। क्योंकि उसी के बाद अभी पीएचडी में जो है वो एडमिशन आपको इसी के बेसिस पे मिलता है, इसी एंट्रेंस के बेसिस पे मिलता है। तो जैसे सही अगर आप लोगों को मतलब अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, तो उसके लिए सही डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है। एक वो कहानी शायद आप लोगों ने सुनी होगी कि वो जो बंदर थे, जब उनको ढूंढने भेजा था, सीता मैया को ढूंढने के लिए भेजा था, तो वो पेड़ पे उछल कूद करके आए और बोले मैंने तो बहुत मेहनत किया और मुझे जो है वो सीता माता कहीं नहीं मिली। तो मेहनत ये नहीं होता कि आप डायरेक्शन लेस पेड़ पे, वो उन्होंने क्या किया, पेड़ पे उछल कूद की, डायरेक्शन जहां जाके ढूंढना चाहिए था वहां उन्होंने सीता मैया को नहीं ढूंढा। ये एक ऐसा कुछ जोक है। तो कहने का मतलब सिर्फ यही है कि आप जब तैयारी कर रहे हैं, किसी चीज को टारगेट कर रहे हैं, उसकी सही स्ट्रैटेजी, सही प्लानिंग और सही डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम का सिलेबस, स्ट्रैटेजी क्या रखनी है और टारगेट स्कोर आपको कितना रखना है, वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं ये सारे डाउट्स आपके जो है वो क्लियर करूंगी कि क्या जो है वो आपके बिगिनर्स हैं अगर, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स तो रिपीटर्स होंगे जिनका जून का एग्जाम नहीं क्लियर हुआ, बट जो मास्टर्स क्लियर करके जिनको अभी सिलेबस का पता ही नहीं है कि कहाँ से पॉलिटिकल साइंस का, नेट का कहाँ से सिलेबस आता है, तो बिगिनर्स के लिए कंप्लीट सिलेबस प्रिपरेशन प्लान जो है वो इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो सबसे पहले तो आप जो है वो, ताकि इस कम्युनिटी के और भी लोगों से जुड़ सको, आपको पता चल सके कि भाई मार्केट में चल क्या रहा है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे प्रिपरेशन और क्या लेवल चल रहा है, उसके लिए जरूरी है कि दूसरे बच्चों से भी जुड़ो। तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जहां पे आप मुझसे भी डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हो अगर कोई क्वेरी है किसी भी चीज की। नाउ कमिंग टू यूजीसी नेट का एग्जाम पैटर्न किस तरीके का होता है, सबसे पहले दे देती हूँ थोड़ा सा जनरल व्यू। टोटल सेक्शंस जो है वो दो होते हैं, यानी कि दो पेपर होते हैं। एक पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है। पेपर 1 जो जनरल पेपर होता है, ठीक है, जहां पे आपके टीचिंग, रिसर्च और एजुकेशन, हायर एजुकेशन, एनवायरमेंटल, कंप्यूटर, रीजनिंग, लॉजिक, मैथ्स, ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देन पेपर 2 जो कि आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, क्लियर। देन उसके बाद में इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, सीधा सीधा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में मल्टीपल टाइप जिनको क्वेश्चंस बोलते हैं, जिसमें 4 ऑप्शन रहते हैं, वो पेपर का सिलेबस रहता है। टाइम जो दिया जाता है आपको, टोटल 3 घंटे दिए जाते हैं, 180 मिनट्स, और उसके बीच में कोई ब्रेक नहीं दिया जाता। तो पेपर आपको उसी टाइम पीरियड में खत्म करना होता है, ठीक है। और सारे क्वेश्चंस करना कंपलसरी होता है, क्लियर। देन उसके बाद में ये इस तरीके का जो है आपका पेपर 2, पेपर 1 जो है वो आपका 100 मार्क्स का पेपर रहता है, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन इज इक्वल टू 2 मार्क्स, और सारे क्वेश्चन जो है वो 50 क्वेश्चन आते हैं, तो 100 मार्क्स का हो गया। इसमें ये सारे टॉपिक रहते हैं, टीचिंग हो गया, ठीक है, और रीजनिंग हो गया, कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग, कंप्यूटर, डीआई, मैथ्स, ये सब रहता है। सेकंड पेपर जो रहता है ये होता है आपका आपकी पॉलिटिकल साइंस, जो मैं जिस पे बात करने वाली हूँ, ठीक है। तो ये है पॉलिटिकल साइंस का पेपर, जिसमें टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर जो है वो क्वेश्चन पेपर आता है, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। वही एक क्वेश्चन 2 मार्क्स, तो टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इस पे पॉलिटिकल साइंस। तो टोटल आपकी सिलेबस के अंदर 10 यूनिट होती हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो सिलेबस आपका वही जो ग्रेजुएशन में पढ़ा है और जो मास्टर्स में पढ़ा है, उसी को थोड़ा सा डीप, क्योंकि अब आपने पढ़ा होगा सब्जेक्टिव के हिसाब से, ऊपर ऊपर कंसेप्चुअल फैक्चुअल चीजों पे नहीं किया होगा। और जैसा अभी आप जून वाले एग्जाम का भी एनालिसिस देखोगे, या आप दिसंबर वाले एग्जाम का एनालिसिस देख लो, या जो पेपर कैंसिल हुआ था वो, या अक्टूबर में जो भी हुआ था, पिछले अगर 3-4 बार के आप पेपर उठा के देखोगे, तो सभी में एक चीज कॉमन है कि एनटीए आजकल बहुत फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब इट इज नॉट गोइंग इनटू सो मच कंसेप्चुअल, जो चीजें हैं उनके अंदर नहीं जा रहा है, और बहुत फैक्ट पे आधारित क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपने शायद ग्रेजुएशन मास्टर्स में उससे थोड़ा सा हटके पढ़ा होगा और फैक्ट पे उतना फोकस नहीं किया होगा। कोई भी नहीं करता, शायद हम अपने टाइम पे हम लोग भी नहीं करते थे, ठीक है। बट अभी करना पड़ेगा, मजबूरी है भाई, एनटीए है, कुछ भी कर सकता है, एज वी से कॉल इट नॉन ट्रस्टिंग एजेंसी। तो फोकस आजकल उसका इसी पे है। तो उसके लिए थोड़ा सा अगर जो ये सिलेबस है, थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। ग्रेजुएशन और मास्टर्स का सिलेबस रहता है। तो पहली यूनिट आपकी पॉलिटिकल थ्योरी की रहती है, राजनीतिक सिद्धांत, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट, लिबर्टी, इक्वलिटी। हाँ, ये यूनिट
और जो आपकी सेकंड यूनिट है पॉलिटिकल थॉट, जिसमें हम पश्चिमी राजनीतिक विचारक पढ़ते हैं, ये दोनों यूनिट इंटर रिलेटेड हैं। तो बेहतर होगा कि आप पहले सेकेंड यूनिट से स्टार्ट करो, ये सारे थिंकर समझ लो। एरिस्टोटल का जस्टिस का सिद्धांत, देन मैकियावेली रियलिस्टिक स्कूल की बात करते हैं, ठीक है। हॉब्स का ह्यूमन नेचर क्या है, हॉब्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, या जस्ट सोसाइटी आइडल सोसाइटी के बारे में क्या बोलते हैं, ठीक है। मिल का लिबर्टी का कॉन्सेप्ट क्या है, कार्ल मार्क्स फ्रीडम के बारे में क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे जब आप थिंकर्स को कर लोगे, इसके अंदर भी मेन मेन जो थिंकर्स आते हैं वो कभी आगे डिस्कस करेंगे कौन से, बट अभी सिलेबस समझ लो। वो सभी आप यहाँ पे इनकी थ्योरीज इन्हीं में पढ़ते हो, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, राइट, डेमोक्रेसी, पावर, सिटीजनशिप, ठीक है, समानता, न्याय, अधिकार, लोकतंत्र। तो इसमें आप वही वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स जो होते हैं उन्हीं की मेन थ्योरीज इसमें डिवाइड करके पढ़ते हो, प्लस कुछ अलग थिंकर भी पढ़ते हो और थिंकर्स भी पढ़ते हो, बट वो बेसिक है, ठीक है, वो तो आपको पता होना चाहिए। तो इट्स बेटर कि आप सेकंड से स्टार्ट करो, उसके बाद आप पहली यूनिट पे आओ, राजनीतिक सिद्धांत के ऊपर आओ, ठीक है। अब इसमें एक तो ये आ गया अवधारणा वाला कॉन्सेप्ट, सेकंड इसके अंदर पार्ट है वो है आइडियोलॉजी, जैसे लिबरलिज्म, लिबरलिज्म के पार्ट जो विचारधाराएं हैं, बेसिकली मार्क्सिज्म, मार्क्सिज्म के पार्ट। अब मार्क्स आपने यहाँ पे डब्ल्यूपीटी में भी पढ़ा होगा, ठीक है, यहाँ पे भी पढ़ोगे आप। कार्ल मार्क्स हो गए, ग्रामसी हो गए, माओ जेडोंग हो गए, ये सारे मार्क्सिस्ट थिंकर हैं, और यहाँ मार्क्सवादी विचारधारा में भी पढ़ोगे, ठीक है। तो इसके अंदर आपकी बेसिकली आइडियोलॉजी आती है, कुछ ये मॉडर्न आइडियोलॉजी है, जैसे नारीवाद हो गया, पर्यावरणविद हो गया, ठीक है, पारिस्थितिकीवाद जिसको कहा जाता है। और आजकल क्वेश्चन जो है वो इन्हीं यूनिट से ज्यादा बन रहे हैं, पहली वाली यूनिट से कम बन रहे, तो इन पे आपने फैक्ट्स पे ज्यादा फोकस करना है। देन है थर्ड यूनिट, दैट इज आईपीटी। आईपीटी का इसके अंदर जो है वो आपके मेन मेन ये थिंकर्स आ जाते हैं, कौटिल्य, कबीर, पंडिता रमाबाई जैसे कुछ ये थिंकर्स जो बहुत ट्रेडिशनल हैं, ठीक है, बर्नी, कबीर, और हाँ यहीं तक लगा लो। फिर पंडिता रमाबाई, बाल तिलक, ये जो है वो आपके ये सारे नेशनलिस्ट लीडर आ जाएंगे यहाँ तक, ठीक है। पेरियार, ये नेशनलिस्ट लीडर हो गए। फिर श्री अरबिंदो, रामास्वामी पेरियार, ये एक में आ जाएंगे। मोहम्मद इकबाल तो चलो अलग ही हैं। रॉय सावरकर भी अलग है, रॉय हो गए, और राम मनोहर लोहिया हो गए, और जेपी हो गए, ये तीनों एक में आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये सोशलिस्ट थिंकर हैं। तो इनको ऐसे कैटेगराइज करके पढ़ना, ठीक है, कि ये ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थॉट, फिर ये नेशनलिस्ट लीडर में आ जाएंगे, कास्ट के ऊपर इनके क्या विचार है, इन पे फोकस करते हुए आपको मेनली इनकी ऑर्गेनाइजेशंस करनी है, मैगजीन्स करनी है, कौन सी पार्टी इन्होंने फॉर्मुलेट की, और उसके अलावा नेशनलिस्ट मूवमेंट में क्या रोल रहा। तो आइडिया से ज्यादा फैक्ट पे क्वेश्चन आता है, तो आप पढ़ते हुए भी, प्रिपरेशन करते हुए भी, इनकी जो ये फैक्चुअल चीजें हैं ना, बुक तो पढ़ो ही पढ़ो, बट इनकी फैक्चुअल चीजों को नोट डाउन करते चलना साथ के साथ, ठीक है। देन आ जाते हैं फोर्थ यूनिट, दैट इज कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, और इसका जो है वो वेटेज अभी थोड़ा सा इसका हो गया और आईआर का हो गया, ठीक है, और पॉलिटी, ये तीन यूनिट इंपॉर्टेंटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इन्हीं से पॉलिटी से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, सेवंथ यूनिट जो कि है इंटरनेशनल रिलेशन से, कंपैरेटिव से, यहां से आपके ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। अब यहाँ पे मेनली आपका सबसे पहले आते हैं दृष्टिकोण, ठीक है, वेरियस, जैसे पॉलिटिकल कल्चर वगैरह, इंस्टीट्यूशनलिज्म, ये सब आ गया। नेशनलिज्म, यूरोपियन और नॉन यूरोपियन, अब यहाँ से कुछ सारे बहुत सारे थिंकर्स ने राष्ट्रीयता की परिभाषाएं और इमेजिन कम्युनिटीज, ये वो, तो वो सब चीजें दी हैं, कौन सा किसने क्या कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है, और उसको कीवर्ड्स में जो है वो साथ के साथ लिखते चलना। देन उसके बाद यहाँ पे स्टेट थ्योरी आ जाती है, स्टेट कैसे अमर्ज हुआ, वेलफेयर स्टेट का क्या कॉन्सेप्ट है, एंड देन उसके बाद पॉलिटिकल रिजिम, इसके अंदर अब किस कंट्री में कौन सा इलेक्टोरल सिस्टम है। जैसे अभी कुछ क्वेश्चन आया था, इटली की प्राइम मिनिस्टर का नाम पूछ लिया, वो आपका आईआर में तो कहीं आता नहीं है, वो कहाँ आएगा, वो आपका इधर आता है, ठीक है, वो आपका यहाँ पे आएगा। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर जो पॉलिटिकल रिजीम्स है ना, न्यू राइट पार्टीज हम लोग पढ़ते हैं, कहाँ पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, कहाँ पे न्यू राइट पार्टीज हैं, वो सारी चीजें यहाँ आएंगी। यहीं से ये क्वेश्चन बन रहा है, ट्रंप से रिलेटेड पूछ लो या यहाँ से रिलेटेड, ठीक है, कुछ फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड आता है, कुछ यहाँ से आता है, कुछ आईआर से, बट जो भी दूसरे कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में हमें वो सब लगता है कि आईआर से रिलेटेड है, बट वो यहाँ पे भी आता है भाई। जब आप ये सब चीजें करोगे ना, लोकतांत्रिक, गैर लोकतांत्रिक, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए किस कंट्री के अंदर जो है वो इलेक्टोरल सिस्टम किस तरीके का है, कौन सी आइडियोलॉजी की पार्टी है। देन इसी के अंदर जो है वो हर कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी पता होना चाहिए, अमेरिका का, ब्रिटेन का, मेनली कम से कम मेन कंट्रीज जो है, ठीक है, फ्रांस हो गया, चाइना हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, इनका एटलीस्ट आपको कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्टोरल सिस्टम, पार्टी सिस्टम, ये सब चीजें किस तरीके की है ये आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद में जैसे हंटिंगटन जो है वो, सैमुअल हंटिंगटन वगैरह आ गए, उनकी थ्री वेव्स, ये यहाँ पे लोकतंत्र में इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। यहाँ से एक ये डेवलपमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट विचारधारा है, यहाँ से बहुत बुक्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, अंडर डेवलपमेंट, डिपेंडेंसी, मॉडर्नाइजेशन, वॉलरस्टीन, सामिरा अमीन, फ्रूटाडो, तो बहुत सारे ऐसे थिंकर हैं जो कि इस वाली टॉपिक से आते हैं, ठीक है। यहाँ से आपके पावर एलिट थिंकर, जैसे आपके
रॉबर्ट मिशेल, ठीक है, ये सब थिंकर्स हो गए, तो ये जो है वो यहाँ से आते हैं। इट्स बेटर कि आप डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन से शुरू मत करो, कोई ना कोई बेसिक बुक उठा लो या किसी स्ट्रक्चराइज्ड कोर्स को ज्वाइन कर लो, ठीक है, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि इतना सारा कंटेंट खुद से जुटाना, खुद से उसके फैक्ट्स याद करना, पढ़ना 6 महीने में, 5 महीने में इट्स नॉट पॉसिबल, नहीं होता। तो बेटर कि आप या तो जो है वो सेल्फ स्टडी में बिलीव करते हो, या ज्यादा टाइम है आपके पास में तो आप खुद से प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद में एक्टर प्रोसेस, इलेक्टोरल सिस्टम, इंटरेस्ट ग्रुप, एनजीओ, ये सब इसके अंदर जो है वो मेनली आता है। देन उसके बाद ये है आईआर, ठीक है। आईआर के अंदर जो है वो आपका, हाँ, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जो है वो आपका मेनली आइडियलिज्म, रियलिज्म, स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म, ये सब आता है। अप्रोचेस आ जाएंगे, कॉन्सेप्ट जैसे स्टेट, पावर, सॉवरेनिटी, शक्ति सिद्धांत, ठीक है, ये आ जाते हैं। अब यहाँ पे जो है वो और आपको ये कुछ एक पार्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, यहां से क्वेश्चन बन रहा है। जैसे अभी आसियान का तो कोई एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछा गया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन, यूएन से रिलेटेड हर बार क्वेश्चन आता है। एक बाली टेररिस्ट अटैक पूछा गया था, एक ये जो है वो जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज की जो भी पॉलिसीज हैं, ठीक है, ये आ जाती हैं यहाँ से। तो इसके लिए जो है वो आप यहाँ से अगर इस यूनिट पे फोकस करोगे तो एक तो आपको रिसेंट के जो न्यूज़पेपर्स वगैरह, मैगजीन्स जो पढ़ते हैं उनके साथ में आपको बहुत अप टू डेट रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप बुक से, जैसे अप्रोचेस वगैरह हो गए, कॉन्सेप्ट्स हो गए, कॉन्फ्लिक्ट पीस हो गए, ये तो आप जो है वो कर सकते हो किसी भी बुक से, एंड्रू हेवुड वगैरह हो गया। बट उसके अलावा जो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें किसमें क्या चल रहा है, इसके लिए आपको बहुत ऑनलाइन खंगालना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। देन है ये 6th, इसके अंदर आ जाते हैं आपका यूनिट नंबर 6, दैट इज फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति, ठीक है। तो ये आपकी है यूनिट नंबर 6। अब इसके अंदर जो है वो मेनली भारत का जो अभी एक तो ये भी वही यूनिट है जिसमें आपको रीसेंट न्यूज़पेपर्स के साथ में, जैसे अभी क्वेश्चन आया था कि मोदी जी ट्रंप से कब मिले, लास्ट टाइम आया था कि ट्रंप की रिजीम के अंदर सेक्रेटरी उनका कौन बनेगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उनसे थोड़ा सा आपको बहुत अपडेट रहना पड़ेगा, जो है वो उसको थोड़ा सा न्यूज़पेपर्स वगैरह को देखते रहना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें एक तो ट्रेडिशनल जो फॉरेन पॉलिसी रही है उस पर फोकस कीजिए, लाइक जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम नेहरू टू अभी मोदी जी, क्या क्या इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर वाइज क्या क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं, एक तो वो चीज आ जाएगी विद मेजर कंट्रीज जैसे यूएसए, यूएसएसआर, चाइना हो गया, ठीक है। दूसरा वो तो ट्रेडिशनल आ जाएगा, बट अभी रिसेंटली जब आप देखोगे तो इंडिया ने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसीज और अपना जो क्षेत्रवाद है, रीजनलिज्म है, साउथ एशिया, उसको बहुत इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया। तो आजकल वहां से बड़े क्वेश्चंस बन रहे हैं, जैसे ये लुक ईस्ट हो गया, एक्ट ईस्ट, ठीक है, लुक वेस्ट पॉलिसी हो गया, नेबरहुड फर्स्ट हो गया, देन रिम एसोसिएशन हो गया, सागर इनिशिएटिव। तो ये सारी चीजें बहुत आजकल बहुत आ रहे हैं, और इनका आपको पता कैसे चलेगा, वही या तो आपको मेहनत नहीं करनी है तो डाटा कलेक्ट करके भाई कहीं से मिल रहा है, जैसे नोट से मिल रहा है तो ले लो, नहीं तो फिर आपको ऑनलाइन जो है वो बड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा, सारी वेबसाइट्स खंगालनी पड़ेंगी, किस कंट्री के साथ कौन सी नेवल एक्सरसाइज हो रही है, कौन सी सैन्य एक्सरसाइज हो रही है, ठीक है। कोई इंडिया ने ऐसा एनवायरमेंटल सिक्योरिटी इनिशिएटिव किया हो, शरणार्थियों से रिलेटेड हमारी जो है वो कोई ऐसे, जैसे अभी बांग्लादेशियों को भेज दिया था, दैट कुड बी वन। जो स्ट्राइक्स होती हैं वो स्ट्राइक्स आ सकती हैं, कोई इंडिया ने ऑपरेशन कंडक्ट किया हो, जैसे ऑपरेशन सिंदूर था, ऐसे ऑपरेशन राहत आता है, पहले विजय शक्ति आता है, बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन आते हैं, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। देन है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इज इंडिया, दिस आई वुड से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब यहां से मेनली आपने प्रिपरेशन करते हुए किस चीज पे फोकस करना है, क्रोनोलॉजी पे, कालक्रम पे, ठीक है, क्रोनोलॉजी बेस्ड कालक्रम आधारित ये वाली यूनिट से बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक तो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, बहुत क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती सिस्टम, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, वहां से आजकल बड़े क्वेश्चन बन रहे हैं। हाई कोर्ट, जुडिशरी, जैसे कौन सा हाई कोर्ट कब स्थापित हुआ, ठीक है। रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट किस कंट्री का कब है, यहां से पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, अब की बार भी क्वेश्चन बना है। पंचायतीय कमेटी लास्ट टाइम भी आया था, अब की बार भी आया, इलाहाबाद जैसे कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट था, ठीक है। और कुछ जो है वो जैसे क्रोनोलॉजी बहुत आ रही है यहाँ से, कैग का जो है वो कैग, क्योंकि अभी रिसेंटली चेंज हुए थे तो वो क्वेश्चन आया हुआ था, अभी तो ऐसे रिसेंट कुछ कुछ आ सकते हैं जो चेंज हुआ, यूपीएससी वगैरह के चेयरमैन अगर चेंज हो तो वो आ सकता है, ठीक है। और आपकी राज्यसभा, लोकसभा की क्रोनोलॉजी में सीट्स पूछ ली जाती हैं, देन उसके बाद में चीफ जस्टिस पूछ लिए जाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट पूछ लिए जाएंगे। तो ये सारी चीजें आजकल क्रोनोलॉजी में आ रही है। तो जब भी आप इस यूनिट को प्रिपेयर करें, इसके अंदर मेनली सारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आता है, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो उनकी क्रोनोलॉजी बेस्ड शुरू से ही जो है वो फैक्ट बेस्ड याद करके चलना, ठीक है, तो आपको एग्जाम तक ज्यादा ईजी रहेगा।
भारतीय पार्टी, इलेक्शन प्रोसेस, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, संसदीय सुधार, और ये जो स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं हमारी संवैधानिक या वैधानिक संस्थाएं जो भी हैं, आयोग, कमीशन, इंपॉर्टेंट कमेटीज, केसेस, ठीक है। अब जैसे हाँ, मैंने केसेस पे वीडियो भी ली थी जस्ट 4-5 दिन पहले एग्जाम से, और केसेस के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में, ठीक है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट कमीशंस, केसेस, कमेटीज जो आ गए यहाँ से, ये चीजें जो है वो आप लोगों ने उठानी, क्योंकि आजकल वही फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं यहाँ से। देन है आपकी 8th यूनिट पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। अब इसका कंटेंट वैसे तो बहुत स्पॉर्डिक फॉर्म में मिलता है, बट स्टिल यहाँ से एक तो आपने रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद, ठीक है। अब बेसिकली इसके अंदर पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर है क्या, जैसे कास्ट बेस्ड मूवमेंट, आपका जनजातीय आंदोलन, जेंडर मूवमेंट, एनवायरमेंट मूवमेंट, डेवलपमेंट प्रोसेस यानी कि जो 5 ईयर प्लानिंग था उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। देन उसके बाद में जो स्टेट्स फॉर्मुलेट हुए, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, पार्टीज, ठीक है, वो सब चीजें जो है वो यहाँ से आ जाती हैं, सिविल सोसाइटी समूह एंड ये, ठीक है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हो गया, जैसे ये रहा रिलीजन, ट्राइब, कास्ट, रीजन। और एक इसमें आते हैं जैसे कंटेम्प्रेरी थिंकर्स, अतुल कोहली, सुदीप्ता कविराज, और ये जितने भी आशीष नंदी, अखिल बिलग्रामी, ये सारे थिंकर्स हो गए, इनकी आइडियाज, इनकी बुक्स और वो सब जो है वो पूछा जाता है। तो ये 5-6 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इस यूनिट से आती हैं। अब इस यूनिट का कंटेंट वैसे थोड़ा मिलना जो है वो मुश्किल होता है, स्पॉर्डिक फॉर्म में है, बट आप लोग जो है वो इसको ढूंढना पड़ेगा। तो इसका कंटेंट कोशिश करना शुरू से ही कंपाइल करते हुए चलो, ठीक है। शुरू से ही थोड़ा 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 या तो नेट पे मिले या कहीं से भी मिले, जैसे एक मेरी वीडियो है 7.5 घंटे की, वहां उसका आप रेफरेंस ले सकते हो। तो इसको आप शुरू से ही करते चलाना, बिकॉज इट क्रिएट्स पैनिक एट द एंड। क्लियर। देन उसके बाद में आती है 9th यूनिट, दैट इज लोक प्रशासन। इसका कंप्लीट फैक्ट बेस्ड आता है, बहुत छोटी सी बड़ी प्यारी यूनिट है। इसके अंदर एक तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरीज वो आपने पढ़ी भी होंगी, साइंटिफिक टेलरिज्म, मैक्स वेबर, रिग्स, एल्टन मायो, पीटर ड्रकर, हर्बर्ट साइमन, तो ये सारी थ्योरीज आती हैं, ठीक है। और इन्हीं के अराउंड सारे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। अब इन थिंकर्स की मेन थ्योरीज और इनकी बुक, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो यहाँ से बनते हैं। एनपीए, एनपीएम आ जाता है। तो ये लोक प्रशासन में ज्यादा कुछ नहीं, और ये कंप्लीट थ्योरी बेस्ड पूछा जाता है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में नहीं पूछा जाता। देन आ जाते हैं 10th। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ इंडिया में कैसे लागू होता है वो पूछा जाता है 10th यूनिट में बेसिकली आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ई गवर्नेंस के, ये भी ऐसी यूनिट है जिसमें आपको थोड़ा सा करंट अपडेटेड रहना पड़ता है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं, ई गवर्नेंस के इनिशिएटिव्स हैं, और जो हेल्थ पॉलिसी, देखो 3 टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं आपके, हाउसिंग, घर, स्वास्थ्य, आवास, पेयजल, खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी, ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ, और मनरेगा, एनएचआरएम, राइट टू एजुकेशन, नीति आयोग। और ये जो है वो आपके एंटी करप्शन एक्ट हो गए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, सिटीजन चार्टर, लोकपाल, लोकायुक्त, ठीक है। तो ये कुछ जो है, एक ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से, दिस इज इंपॉर्टेंट, पंचायती राज इज इंपॉर्टेंट, एंड दिस, ठीक है। 1 2 3 4, ये बीच वाली 4 जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंटी करप्शन एक्ट, यहाँ से सिर्फ एंटी करप्शन एक्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, या कुछ इंपॉर्टेंट रिसेंटली अभी ऐसा गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, कोई पॉलिसी स्टार्ट की हो वो। अब ये वाली यूनिट भी थोड़ी सी ट्रिकी है, क्योंकि इसका कंटेंट मिलना एज यूजुअल थोड़ा सा मुश्किल है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ढूंढना पड़ता है, ठीक है, बट यू कुड गेट। तो ये है आपका सिलेबस। अब आपने स्ट्रैटेजी कैसे रखनी है अपनी 5 महीने के लिए। सबसे पहला तो भैया देखो, पैटर्न जाने के लिए ज्यादा नहीं, अभी क्या करना है आपने कि पिछले 4-5 साल के क्वेश्चंस उठा के देखो, आपको पता चल जाएगा कि कैसे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्ट धीरे धीरे खत्म हो चुका है। तो एक तो सबसे पहले पिछले साल के क्वेश्चन पेपर रिवाइज करो आपको, क्योंकि आप नए हो, है ना, आपको भी पता नहीं है कैसे क्वेश्चन आता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किसका वेटेज ज्यादा रहता है, आपको वो थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फिर आप उसी पर्सपेक्टिव से उसी हिसाब से तैयारी करोगे, उससे आपको होगा क्या कि क्वेश्चंस का ट्रेंड पता चलेगा। देन आपने क्वेश्चंस को साथ के साथ क्या करो, ये सारी चीजें एंड के लिए मत छोड़ना, बहुत मुश्किल हो जाता है। साथ के साथ क्वेश्चंस को यूनिट के हिसाब से डिवाइड करते हुए चलो, ठीक है, कि ये फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चंस हैं। अब आपको सिलेबस तो थोड़ा आइडिया हो गया, फर्स्ट यूनिट के हैं, ये सेकंड यूनिट के हैं, ये थर्ड के हैं, ये फोर्थ के हैं, ऐसे ये फिफ्थ में आएगा, ये 6th यूनिट से रिलेटेड है। आपको क्या पता चलेगा किस यूनिट का वेटेज ज्यादा रहता है। अब जैसे तैयारी शुरू करोगे, मैंने बता दिया कि फैक्चुअल चीजों पे, क्योंकि कंसेप्चुअल तो फिर भी समझने की बात है, वो आपके समझ में आ जाता है ध्यान से पढ़ते हो। इंपॉर्टेंट भसड़ रहती है वो रहती है फैक्चुअल नोट्स की। फैक्चुअल आपको क्योंकि एंड पे कहीं से फिर भागते फिरोगे इधर से उधर से, फिर टीचर्स को गालियां देते फिरोगे, ठीक है। तो इट्स बेटर स्टार्टेड फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग, स्टार्टेड फ्रॉम राइट नाउ, अभी से इसको शुरू करो। 5 महीने 6 महीने हैं, साथ के साथ जो भी पढ़ो फैक्चुअल नोट्स उसके बनाते हुए चलो साथ में, छोटे छोटे नोट्स, ठीक है, ताकि एंड टाइम पे रिवीजन करने में जरूरी हो। जो चीज अभी से आपको लग रही है
कि उसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, उसको हैंड रिटन लिखो, दीवार पे पेस्ट कर लो, 5-6 महीने उसको डेली पढ़ोगे, डेली रिवाइज करोगे, आई डोंट थिंक सो कि 5-6 महीने में वो आपको याद ही नहीं होगा। सिर्फ रीडिंग ले लो उसकी, ठीक है, दैट्स इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट्स एंड मॉक टेस्ट लगाने। अब उसको टाइम मैनेज कैसे करना है, 2 घंटे डेली पेपर 1 को दो, ठीक है, एक दो तो दोनों पेपर इंपॉर्टेंट है ना। अभी किसी बच्चे का मैसेज आया था कि पेपर 1 में मैम सिर्फ 25 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, तो भैया कैसे हो पाएगा, मुश्किल है। तो दोनों पेपर को इक्वल टाइम देना है आपने, ठीक है। तो कम से कम डेली के 2 घंटे पेपर 1, क्योंकि वो आपके लिए एकदम नया होगा, उसको दो। 10 मॉक टेस्ट फॉर पेपर 1 ऑन एवरी 10 to 15 डेज। कम से कम जो है वो 10 से 20 ही बोल लो इसको, 20 मॉक टेस्ट लगा लो 10 से 15 दिन पे, 15 दिन में एक मॉक टेस्ट तो जरूर लगा लो, ठीक है। नो योर वीक पॉइंट्स एंड देन रिवाइज। फिर अपने जो आपको पता चलेगा, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाओगे तो जिस प्रिपरेशन के हिसाब से आपको पता चलेगा कौन सा सेक्शन ज्यादा वीक है, मैथ ज्यादा वीक है, डीआई है, कंप्यूटर है, किसकी आपको नॉलेज नहीं है, या पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो आईपीटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, कौन सा आपका वीक पॉइंट है, तो आप उस पर ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाओगे, बिकॉज राइट नाउ यू हैव टाइम। एंड में क्योंकि आपको पता चलेगा तो भैया टाइम नहीं मिलेगा आपको, सीधी सी बात है, ठीक है। तो एंड में आप सोचो अब रिवीजन करने बैठता हूँ, अब देखता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और जब आपको पता चला कि ओहो ये वाली यूनिट से तो मुझे आ ही नहीं रहा है, तो वो आपको पैनिक क्रिएट कर देगा। इसीलिए वो गलती मत करना, शुरू से ही पेपर मॉक टेस्ट लगाते हुए चलो। कम से कम 4 से 5 घंटे दो अपने पेपर 2, जो पेपर 2 मेन पेपर है उसको, पॉलिटिकल साइंस को 4 से 5 घंटे जरूर दो। यूनिट वाइज यूनिट उसको उठाते चलो, पहले फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, एक बेसिक रीडिंग तो सबकी कर लो जल्दी से, ठीक है। देन इसका कम से कम एक मॉक टेस्ट जो है वो डेली लगाओ, पेपर 2 ऑन ऑल्टरनेट डेज, ठीक है। तो ऑल्टरनेट, एक दिन छोड़ के एक दिन छोड़ के, तो एक दिन जो है उसका मॉक टेस्ट लगाते चलो। ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर से ज्यादा है कि ऑनलाइन, क्योंकि वो रीसेंट पैटर्न के हिसाब से बने होते हैं, वो करोगे तो ज्यादा सही रहेगा। उससे भी आपको क्या होगा, आपके वीक पॉइंट्स पता चलेंगे, एंड देन फिर से उसको रिविजन करने में, उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को और मजबूत करने में आपको हेल्प मिलेगा। अब है कि सेफ स्कोर आपको कितना करके चलना है, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी कि किस तरीके से कट ऑफ का लेवल जो है राइज हो रहा है, एंड आई डोंट नो हाउ, या तो हम लोगों ने कंटेंट ज्यादा दे दिया है कि क्या हुआ है, पॉल साइंस का कट ऑफ रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बच्चों का अभी भी जिस तरीके का रिव्यू आया है कि पेपर बहुत इजी था, पेपर सारा वही था जो कराया, मैंने शायद 4-5 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, वो आपने देख भी ली होगी ऑलरेडी, लास्ट वीक बनाई थी, कि पेपर जो है वो बहुत इजी आया था, और जो हम लोगों ने पढ़ाया सर ने, मैंने सारा वहीं से आया। पता नहीं हमारी गलती है कि एनटीए ज्यादा रिलाई कर गया, वी डोंट नो, बट कट ऑफ स्टूडेंट्स खुद बोल रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं कि ज्यादा हाई जाएगा, ठीक है। तो आपने जो है वो सेफ स्कोर क्या लेके चलना है, और इससे मैं बता रही हूँ, इससे थोड़ा थोड़ा अप ही लेके चलना। दिसंबर 2025 के लिए कम से कम जनरल कैटेगरी जीआरएफ करना है तो 150 में से 120 क्वेश्चंस, नेट करना है तो 110। ये मैं बता रही हूँ, इससे ज्यादा ही जा सकती है, जिस तरीके का पैटर्न है ना। अभी एक बार जून वाला आ जाने दो, उससे मैं कह रही हूँ कि ज्यादा ही मान के चलना, या उसके आसपास, ठीक है। तो ओबीसी कैटेगरी 115, 105, क्योंकि 236 तो 236 मार्क्स पे तो अभी गया था, तो ये जो है वो 240, मैं आपको बता रही हूँ 236 पे तो जनवरी वाला एग्जाम का कट ऑफ गया था 236 मार्क्स पे। तो 120 क्वेश्चंस मल्टीप्लाई 2 कर लो तो 240 मार्क्स तो यही हो गए, ठीक है, जो मैं आपको टारगेट दे रही हूँ। तो नॉट मच, क्योंकि अभी जून का आ जाने दो आप, कट ऑफ फिर देखना वो भी बड़ी आ ही जाने वाली है, जिस तरीके का पेपर स्टूडेंट्स बोल रहे हैं। देन ओबीसी के लिए 115 क्वेश्चन और 105 नेट के लिए कम से कम टारगेट करके चलो। वैसे ही ईडब्ल्यूएस के लिए 115 जीआरएफ और 105 नेट के लिए, एससी के लिए 110 और 95, और एसटी के लिए 108 और 95, ठीक है। तो ये आपने जो है वो टारगेट लेके चलना है, एंड अगर स्ट्रैटेजिक तरीके से, अच्छे तरीके से प्लानिंग करना चाहते हो, यू नो वेयर टू गो, ठीक है। मैंने 4-5 दिन पहले वीडियो बनाई भी थी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कैसे क्रेडिट दिया है टेक्स्ट बुक को, सर को, मुझे, तो आपको पता है कि वन स्टॉप सॉल्यूशन क्या है आपके प्रिपरेशन का। तो सारा पेपर 90% स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि 90% पेपर जो है वो हमारा, जो हमने कराया था वहीं से पेपर बना था। तो आपको अगर स्ट्रैटेजिक वे में अभी से प्लानिंग करनी है तो यू कैन अलाइन विद टेक्स्ट बुक, और टेक्स्ट बुक के साथ में आप ये वीडियो जो देख रहे हो इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोर पे क्लिक करेंगे, वहां पे क्लियर लिखा होगा एनरोल योर सेल्फ इन दिसंबर 2025 एग्जाम, ठीक है, लिंक होगा। डायरेक्ट जाओ, किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट अगर नहीं करना है, फंसना नहीं है स्कैम में, तो दैट्स द बेटर वे। वहां पे जाओ, अप्लाई कूपन करो, किरण मलिक कूपन कोड डालो, एंड आप जो है वो डायरेक्टली कोर्स में एनरोल हो जाओगे, ठीक है। तो सारी 10 यूनिट्स की प्रिपरेशन विद पेपर 1, विद मॉक टेस्ट, विद जेआरएफ फैक्चुअल टेस्ट, शॉर्ट नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग वुड बी प्रोवाइडेड टू यू।
एंड इट्स नॉट टू मच एक्सपेंसिव इवन, ठीक है। तो आप जो वो कर सकते हो। दूसरा, यूट्यूब के ऊपर फ्री क्लासेस होती हैं 6 मतलब सॉरी ये तो टाइमिंग गलत है, 2 बजे होती हैं ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे एंड 2 बजे होती हैं वेडनेसडे फ्राइडे ऐप के ऊपर मास्टर क्लास। तो डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन एंड सब्सक्राइब दी यूट्यूब चैनल। एंड अगर बहुत अच्छे से भाई दिसंबर का टारगेट कर रहे हो और अपनी तैयारी को 100% श्योर करना चाहते हो तो टेक्स्ट बुक के साथ जुड़ना ना भूलें, जहां पे आपकी फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन कराई जाएगी। सिलेक्शन की गारंटी हमारी है, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड बेस्ट ऑफ लक। और अपनी तैयारी को जो है वो अभी से शुरू कर दो, देन ओनली यू वुड बी एबल टू क्रैक योर एग्जाम। जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है तब 6 महीने में जाके कहीं आप उस कट ऑफ के नजदीक पहुंच पाओगे। चलिए, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।